माइनस के टेम्परेचर में रीजन और डिवीजन की मांग को लेकर जम्मू कश्मीर का सियासी पारा इन दिनों काफी हाई है। आदाब नमस्कार, मैं हूं आमिर एहसन और आप देख रहे हैं जी जम्मू कश्मीर लद्दाख। बीजेपी की तरफ से अभी जम्मू को कश्मीर को अलग करने के मुद्दे पर बहस चल ही रही थी कि पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने चिनाब और पीर पंजाल को अलग डिवीजन बनाने की पुरजोर आवाज उठा दी और एक तजवीज पेश करके एक नया मुद्दा उछाल दिया। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती का कहना है कि इलाकाई सूरत हाल के पेश नजर इन इलाकों को अलग एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बनाना कारगर साबित हो सकता है, बेहतर हो सकता है। शोपिया के आजाद एमएलए शब्बीर अहमद कुल्ले ने भी इसकी हिमायत की है। उनका कहना है कि रियासत का दर्जा मिलने से ज्यादा मकामी लोगों के लिए ग्रेटर कश्मीर बहुत मुफीद होगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से पीडीपी की इस तजवीज पर सख्त रद्द अमल का इजहार किया गया। एनसी सदर फारूक अब्दुल्ला ने इस तजवीज को डिक्सन प्लान करार दिया है। जम्मू में साफियों से बातचीत करते हुए फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि कुछ लोग जम्मू कश्मीर को बांटने में लगातार लगे हुए हैं। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर की तकसीम के हमेशा खिलाफ रही है। बता दें कि 1950 में अक़वाम मुत्तहिदा के यानी कि यूएन के मसालहतकार सर ओवेन डिक्सन ने दरियाई चिनाब की बुनियाद बनाया था और उसी बुनियाद पर जम्मू कश्मीर की तकसीम का खाका पेश किया था, जो आप पीर पंजाल का जो बॉर्डर देख पा रहे हैं। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि यह पुरानी तजवीज़ है और जम्मू कश्मीर में नए जिले और डिवीजन बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे जम्मू में अलग यानी 10 और कश्मीर में अलग यानी 10 अलग अलग जिले हैं। डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी ने भी इस तजवीज़ को लेकर के पीडीपी की सख्त तनकीद की। महबूबा मुफ्ती ने एनसी सदर के बयान पर पलटवार करने में देरी नहीं की। चिनाब और पीर पंजाल को पुरानी तजवीज़ करार दिए जाने पर हैरानी जाहिर करते हुए पीडीपी सदर ने कहा कि फारूक साहब जोरी सवालों का जवाब देने के बजाय असल मुद्दे से लोगों का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। डिक्सन प्लान है भैया, तुम लोग तो जानते भी नहीं होगे। डिक्सन प्लान तो बहुत पुराना था कि डिवाइड करो चिनाब रिवर के उधर को सब ग्रेटर कश्मीर और इसको अलग करो। मगर वो परमार साहब थे हिमाचल के, जिन्होंने चंबा और कांगड़ा से लोगों से कहा कि तुम्हारी जबान जो है वो हिमाचली है। ये तो बड़े बड़े ख्याल थे यहाँ पे। अरे रियासत को तोड़ने वाले तो बहुत से लोग हैं, मगर वो कभी कामयाब नहीं होंगे। कोई जिला नहीं बनना चाहिए, बहुत जिले हैं, इन्हीं को संभाल सके वही बड़ी बात। अभी तो वजीर आला रही थी, क्या किया उन्होंने? नो, आई डोंट वांट टू रिपीट इट। क्या किया उन्होंने? वो तो वजीर आला थी, उनके वालिद भी वजीर आला थे। क्या किया? उंगली उठाना बड़ा आसान है, मगर ये भी देखिए कि 3 उंगलियां पीछे आपकी तरफ भी निशाना करती। कश्मीर को चाहे किसी भी रूप में जो भी तोड़ने की कोशिश करेगा, चाहे वो स्टेट का अलग से कोई स्टेट बनाने की बात करेगा, चाहे वो जम्मू कश्मीर को किसी डिवीजनल लेवल पे तोड़ने की बात करेगा, ये वो आदमी हैं, वो डिमांडें कर रहे हैं जो जिन्हा की 2 नेशन थ्योरी की बात करने की बात कर रहे हैं। ये वो लोग बात कर रहे हैं जो डिक्सन थ्योरी पे चल रहे हैं। ये वो लोग बात कर रहे हैं जो पाकिस्तान और आईएसआई ने, जो उसको आज 77 साल हो गए, कवालियों से लेके आज तक हमेशा जम्मू कश्मीर को तोड़ने की बात पाकिस्तान ने की है। ये वो लोग हैं जो दोबारा उस पाकिस्तान के जो एक पॉलिसी है जम्मू कश्मीर को कमजोर करने की, तोड़ने की, उस पे चल रहे हैं। ये लोग देशभक्त नहीं है, ये लोग हिंदुस्तानी, मैं नहीं कह सकता, हिंदुस्तानी वही होएगा जो जम्मू कश्मीर को मजबूत करने की बात करेगा। पिछले कुछ दिनों से श्रीनगर में जर्नलिस्ट के साथ हो रहा है, जो रिपोर्ट्स आ रही है उनको थाने में बुला के उनको बॉन्ड साइन करवाए जा रहे हैं। मैं उसकी मजम्मत करती हूँ और मैं उम्मीद करती थी कि फारूक साहब इसके बारे में बात करेंगे, इसको कंडेम करेंगे, मगर उसके बजाय वो जो बात मैंने कह दी पीर पंजाल रीजन को लेके और चिनाब वैली रीजन को, आप सभी लोग जानते हैं पीर पंजाल एक ऐसा रीजन है, दूर दराज का इलाका है, और वहाँ जब भी हमारे 2 मुल्कों के बीच में तनाव होता है तो शेलिंग हो, गोलाबारी हो, तो उसको उनका खिमियाजा भुगतना पड़ता है। और बहुत ही लोग वहाँ जो हैं अभी पस्त हालत में हैं, तो इनको इंतज़ामिया वहाँ देना, वहाँ डिवीजन उनको देना, एक डिविजनल कमिश्नर का बैठना, मुझे समझ नहीं आता है ये कहाँ से बन गया डिक्सन प्लान। उनको वहाँ रहने दो, हमें यहाँ रहने दो। हम बिल्कुल इस हक में हैं, हमें कश्मीर अलग चाहिए, ग्रेटर कश्मीर, जिसमें हमारा चिनाब वैली है, जिसमें हमारा राजौरी पुंछ है। हम ग्रेटर कश्मीर चाहेंगे और जम्मू के जो 4 डिस्ट्रिक्ट है वो अपना डिस्ट्रिक्ट अलग बनाए सूबा, चाहे हमें स्टेट मिले या ना मिले,
हमें डराते हैं, हमें जो डर लगता है लोगों को, हमें स्टेट नहीं देगी, हमें यूनियन टेरिटरी देगी। जब हमारा कश्मीर अपना होगा, हमें जरूरत ही कुछ नहीं है, जो आएगा हम करेंगे। नोन हटा दे। तो फिलहाल इस पूरी कहानी को समझने के लिए आपको यह समझना ज्यादा जरूरी है कि आखिर जम्मू और कश्मीर दोनों डिवीजन के बंटवारे की क्या यह आवाज आज की है? क्या पहली ईंट रखी जा रही है इस चीज बंटवारे की बुनियाद की, या फिर यह पहला कील है जो जम्मू वर्सेस कश्मीर के बीच में ठोकने की कोशिश हो रही है सियासी तौर पे? हालांकि आम लोगों का क्या सोचना है, वैसे आम लोगों का सोचता कौन है, या आम लोग क्या सोच रहे हैं, इसके बारे में कौन सोचता है? सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर जम्मू और कश्मीर के बंटवारे की या पीर पंजाल जो खित्ता है उसे एक अलग डिवीजन बनाने की जरूरत क्यों पेश आई? इसे समझने के लिए आपको डीलिमिटेशन भी समझना पड़ेगा। साफ लफ्जों में, दरअसल जहां पे ज्यादा एक पार्टी का वोट होता है, उस इलाके की पैमाइश या उस इलाके का बंटवारा या उस इलाके का विभाजन पार्टियां अपने अपने हिसाब से करती है। यानी अगर जम्मू रीजन में बीजेपी का ज्यादा वर्चस्व है तो जम्मू रीजन को अलग करने की मांग बीजेपी कर सकती है और करती है। उसी तरीके से खित्ते पीर पंजाल में अगर हम पीडीपी का वर्चस्व देखेंगे तो उसमें भी कहीं ना कहीं वही सारी सियासत नजर आती है। हालांकि ये जरूर फारूक अब्दुल्ला साहब कह रहे हैं कि हम बंटवारे के खिलाफ हैं, हम डिक्सन प्लान के खिलाफ हैं और उस चीज को हम कभी भी यहाँ लागू नहीं होने देंगे। लेकिन इन तमाम तर चीजों में जो आवाज उठाई जा रही है आम आवाम की तरफ से, लोगों की तरफ से भी और सियासी जमातों के लीडरान की तरफ से भी, इस पे थोड़ी देर के लिए रुकिए, ठहरिए और सोचिए कि क्या जम्मू कश्मीर का विभाजन, अलग अलग रियासत का दर्जा देना या फिर यूटी बना देना, क्या इससे मसला हल हो जाएगा? क्या तरक्की के जो दो दरवाजे अलग अलग तरीके से देखने को मिलते हैं कि एक बहुत खूबसूरत है, एक बहुत ज्यादा जिस पे ध्यान दिया जाता है, एक पे ध्यान कम है, सियासी लीडरान एक तरफ ज्यादा है, आम लोगों को बहुत ज्यादा स्कीमें, फायदे और दुनिया भर की सारी चीजें मिलती है सरकारी तौर पे, आम तौर पे जो ख्याल किया जाता है कश्मीर के हवाले से वही सेम जम्मू के लिए भी। तो क्या इससे मसला हल हो जाएगा? क्या इससे मामला खत्म हो जाएगा? और क्या इससे जो सरकारी जो बंटवारा है, माफ कीजिएगा इस चीज के लिए, जो सियासी बंटवारा है, उससे अवाम का कितना नुकसान होगा? जम्मू कश्मीर को अलग अलग खित्ते में जरूर बांटा गया है, लेकिन ये दोनों एक दूसरे से बिल्कुल वैसे ही पेवस्त हैं कि एक दूसरे के बगैर काम नहीं चल सकता। और बंटवारे की सूरत में आने वाले दिनों में और भी ज्यादा प्रॉब्लम्स खड़ी होंगी, क्योंकि एक दूसरे के आंगन में ही एक दूसरे के दरवाजे खुलते हैं। और जाहिर है कि अगर इस तरह से होता है तो फिर सियासी तौर पे एक दायरा महदूद हो सकता है, एक पूरा इलाका एक खास पार्टी को जा सकता है, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, पीडीपी हो, कश्मीर वादी पे वो अपनी हुक्मरानी हमेशा से चाहेंगे। तो फिर अवाम को वरगलाना बहुत आसान है, अवाम को बीजेपी का वहां बोध दिखाना आसान है। उसी तरीके से जम्मू में अगर बीजेपी का वर्चस्व रहता है तो वहां पे नॉन मुस्लिम जो नीतियां हैं या फिर सोच है उसे खराब करने की कोशिश हो सकती है, वगैरह वगैरह। हालांकि डेमोक्रेटिक प्रोसेस के तहत चलने वाली कंट्री जहां पे कानून का राज होता है, वहां पे सीएम हो या पीएम हो, वो सिर्फ एक नौकरशाह हैं, वो सिर्फ 5 साल के लिए नौकरी पे रखे गए हैं, खासतौर पे हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस के द्वारा। तो अगर वो पर्टिकुलर टाइम के लिए, एक महदूद दायरे के लिए किसी को अपने किसी जिम्मेदार पोस्ट पे रखती है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि पूरा का पूरा जो सिस्टम है, इकोसिस्टम, डेमोक्रेटिक सिस्टम, कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम, उसके हिसाब से चले। क्योंकि इसमें अवाम का फिर जाहिरी तौर पे आपको वोट जरूर नजर आएगा, इलेक्शन से जरूर नजर आएंगे, लेकिन आने वाले टाइम पे इसका बड़ा नुकसान हो सकता है। और यही वजह है कि आज के इस सेशन में हम बात करने जा रहे हैं कि क्या ये सही होगा, क्या ये खुदकुशी जैसा नहीं होगा। एडवोकेट शब्बीर अहमद कुले साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एमएलए हैं शोपियां से। इस्तकबाल है सर आपका। एडवोकेट आदित्य गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं और ये पीडीपी यूथ प्रेसिडेंट हैं, और नासिर लोन साहब भी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। मेरे सब सीधा एक सवाल, आज जो मैंने आपका स्टेटमेंट सुना, मैं चाहूंगा कि इसे आप बेहतर तरीके से हमें समझाएं ताकि आवाम को भी ये समझ में आए कि आखिर ऐसा क्यों सोचा जा रहा है। देखिए, 1947 से हम ये झेल रहे हैं।
1947 में हमारा एक प्रॉमिस किया था कि एक बड़ा मुल्क है, इसमें हमारे ऑटोनॉमी होगी, वजीर आजम होगा, तो पूरा मुल्क हम जम्मू कश्मीर चलाएंगे। फिर 53 में क्या हुआ, तो फिर उसको किया गया कि वहाँ जो प्राइम मिनिस्टर था उसको अरेस्ट करके फिर हमें फिर धकेला दिया टुवर्ड्स द वॉल। उसके बाद क्या होता है, फिर 1975 में फिर यही ऐसे ही होता है। फिर फारूक शेख साहब को लाया जाता है, उसको ये कहा जाता है कि आपको हम पूरा एज पर जो आपके साथ जो एग्रीमेंट किया तो उसी के हिसाब से जम्मू कश्मीर चलेगा, आपको पूरी आज़ादी दी जाएगी, आपको पूरा हक दिया जाएगा डिसाइड करने का कि क्या करना चाहिए डेवलपमेंट के बारे में, जो ऑफिसर्स के बारे में, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो ऑफिसर्स हैं उनके ऑफिसर्स किस तरह तैनात किए जाएंगे। तो हमारी एक पावरफुल स्टेट रहा करती थी। चलते चलते तो हम 2019 पे पहुंच गए, तो एक ऐसा झटका आ गया हमारे जम्मू कश्मीर को कि जिसको हम कभी एक हिस्ट्री बन गई जिसको हम कभी संभाल नहीं पा रहे हैं। तो अब जहां तक आ गए हम कि हमारे पास जो जम्मू कश्मीर का जो बचा कुचा जो है, कुछ पावर्स जो है वो भी हमें ऐसी मिलते हैं जैसे जो खैरात की जगह हमें अपना महसूस होता है, खासकर कश्मीर के लोगों को, कि हमें डेमोक्रेसी, ना हमारे पास डेमोक्रेसी है, ना हमारे पास राइट्स है। अगर हम कोई राइट्स के लिए कोई एजिटेट करेंगे तो हमें दबाया जाता है, हमें खौफ दिया जाता है, यूपीए के तहत पर्चे डाल दिए जाते हैं। और साथ साथ अगर जब हम ये देखते हैं कि एक एमएलए जो महराज मलिक है, उसने एक डिमांड्स के लिए उसने एजिटेशन की और उसको भी पीएसए लगाया गया। तो ये स्टेट जो है, ये स्टेट हमें लगा कि ये आज बहुत बहुत पानी बह गया है, कि हमें अपने सर्वाइवल के लिए अब निकलना चाहिए। और इसी के लिए हम जब हमारे जी, एक बड़ी चीज जो आपने कही, क्या इससे मसला हल हो जाएगा? क्योंकि जम्मू कश्मीर की जो सूरत हाल है, जिस तरीके से हम देख पा रहे हैं, उस हिसाब से तो साफ जाहिर है कि शायद हम आने वाले दिनों में और भी ज्यादा महदूद हो जाए। खैर, मैं इस सवाल के लिए आपकी तरफ आने की कोशिश करूंगा। एडवोकेट आदित्य गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पीडीपी यूथ प्रेसिडेंट हैं और जम्मू कश्मीर की सियासत में एक बेहतरीन आवाज। आदित्य गुप्ता जी, सीधा सवाल, पीडीपी क्या सोचती है इस विभाजन के हवाले से, खासतौर पर जो इल्जामात लग रहे हैं उसका जवाब? नमस्कार आमिर, आपको नमस्कार और आपके देखने वाले हमको सबको नमस्कार मेरी तरफ से, और आपके मेरे फेलो पैनलिस्ट सबको नमस्कार। देखिए, हमने एक डिमांड रखी है, खिताब पीर पंजाल, चनाब वैली, इन दोनों को भी डिविजनल कमिश्नर स्टेटस दिया जाए, सो दैट यहाँ पर डिविजनल कमिश्नर हो। पर्पस ये है कि एडमिनिस्ट्रेशन ईज ऑफ होती है। जो रजौरी पुंछ का इलाका है, वो सिर्फ अगर आप रजौरी टाउन तक ही जाना हो जम्मू से, तो इस वक्त पे 4-4.5 घंटे लगते हैं, और बाकी पहाड़ी इलाका है, लोगों को ऊपर वाले इलाकों से आना पड़ता है, तो ईज ऑफ गवर्नेंस जो है वो आपको वहां से मिल जाती है। सिमिलरली चनाब वैली का इलाका भी है, ये प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव ईज के लिए किया गया है। बिकॉज हमारा एक प्रोग्राम चलता है जिसको गलबात कहते हैं, वो हमने जम्मू में भी किया था, वैसे ही हमने कश्मीर में कथबात किया था। उसी का एक वर्जन रजौरी में हुआ, जहां पर मुख्तलिफ लोगों ने अलग अलग सोसाइटी के अलग अलग फ्रेगमेंट से, सिविल सोसाइटी, नॉन पॉलिटिकल लोगों ने ये डिमांड सी आगे एक्सप्रेस की कि हमारा भी अलग से डिविजनल कार्डर पोस्ट पोजीशन होनी चाहिए, सो दैट हम लोगों को भी ईज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मिले। उसी डिमांड को हमने एक फर्दर अहेड एक्सटेंड किया हुआ है, और मैडम ने उसी चीज के बारे में बोला है कि इसका पर्पस सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव ईज है। और इस पे अगर दिक्कत नेशनल कॉन्फ्रेंस को हो रही है तो काफी स्ट्रेंज है। बीजेपी का अटेम्प्ट तो ऑब्वियसली इसको कम्युनलाइज या इसको डिविजनल टैक्टिक से यूज करना हो, लेकिन नहीं, उन्होंने तो फारूक अब्दुल्ला साहब ने सीधा आपको एक ही सफ में खड़ा कर दिया, बीजेपी और पीडीपी दोनों को। उन्होंने कहा कि ये तो विभाजन की राजनीति कर रहे हैं और इनकी मंशा पूरी नहीं होगी। नहीं, मैं याद दिलाना चाहता हूँ फारूक साहब को कि बेसिकली जो जम्मू में आज भी जो सेंटिमेंट है अगेंस्ट कश्मीर, वो बेसिकली शेख साहब के द्वारा ही डाला गया हुआ है। जब उन्होंने ही कभी जम्मू को पैरिटी में रखा ही नहीं, जम्मू को कभी भी बराबरी का ओहदा मिला तो वो तब मिला जब मुफ्ती साहब चीफ मिनिस्टर थे, क्योंकि उन्होंने जम्मू को बराबर रखा। रजौरी पूंछ के इलाके को जोड़ा, मुगल रोड को जब खोलना हो, बाबा गुलाम शाह यूनिवर्सिटी वहां पे क्रिएट करनी हो, वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना हो, चनाब वैली में इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना हो, उसका जो एफर्ट किया गया है वो मुफ्ती साहब और पीडीपी की सरकार में किया गया है। तो और जहां तक बात रही कि फारूक साहब जो सरासर इसके ईज ऑफ बिजनेस है, अगर आप इसको डिविजनल यूज करोगे तो आप समझ सकते हैं कि बीजेपी का जो नैरेटिव है ऑफ डिवीजन, हिंदू मुसलमान, अस वर्सेस देम, उसको सपोर्ट फारूक अब्दुल्ला ही कर रहे हैं, उसको सपोर्ट उमर अब्दुल्ला साहब ही कर रहे हैं। बिकॉज इस टाइम पे बीजेपी की
आगे क्लास में आगे जो सबसे आगे है वो उमर अब्दुल्ला साहब और फारूक अब्दुल्ला साहब ही हैं। ये दोनों ही नैरेटिव रन कर रहे हैं। आप मुझे बताएं, आप किसी भी रजौरी, मेरा तो इनफैक्ट फारूक अब्दुल्ला साहब से पूछने से पहले आपको ये सवाल सजाद किचलू को पूछना चाहिए, मेंबर पार्लियामेंट हैं किश्तवाड़ से। सुनील शर्मा को पूछना चाहिए, मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली हैं, एलओपी हैं चनाब वैली से। जावेद राना को पूछना चाहिए, मिनिस्टर हैं पीर पंजाल इलाके से। सुरेंद्र चौधरी डिप्टी सीएम पीर पंजाल से। क्या डोंट दे फील कि लोगों को अगर डिविजनल स्टेटस इनके इलाके में मिलेगा कोई खराबी होगी? इनके बारे में बात करें, क्योंकि इन्होंने मुंह पे टेप लगा ली हुई, क्योंकि फारूक साहब और उमर साहब तो बेसिकली डायरेक्टली बीजेपी से बात करते हैं। जो वहां से मोदी और अमित शाह बोलते हैं वो इन दोनों को रिपीट करना होता है। उसमें जो असल मुद्दे हैं लोगों के, चाहे वो चनाब वैली का इलाका हो, तभी तो मैंने आपको बोला ना कि स्पेसिफिकली प्लीज आस्क सजाद किचलू, मेंबर पार्लियामेंट बने क्या किश्तवाड़ बिल्कुल पूछेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस से ये सवाल बिल्कुल होगा। हमारे साथ एमएलए शोपियां शबीर अहमद खुले साहब भी मौजूद हैं। खुले साहब, जो चीजें आपने इससे पहले कही उसमें एक चीज जो मैं पूछना चाहता हूं कि क्या आपको नहीं लगता कि ये बंटवारे की पहली नींव हो सकती है, या फिर जो है कहिए कि पहली कील हो सकती है जो दूरियां बढ़ा दे आने वाले टाइम पे? देखिए, हमने जो 20 साल से, जो हमने 30 साल से जो हमने वो बुलेट जो 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 हमने बर्दाश्त किया है, कभी मिलिटेंसी की आड़ में हमें गोलियां हमने खाई है, हमने हिंदुस्तान का झंडा ऊपर रखा है वैसे तो कश्मीरी के, तो उसके बाद अगर हमें मिलता है तो हमें कुछ नहीं मिलता है। ये जो सियासत है, डिवीजन की सियासत, अब अगर पार्टियां करेंगी, वो कहते हैं, उमर साहब फारूक साहब ने कहा देखिए, हम जो हमारे जो पीडीपी के नुमाइंदे थे, उसने कहा कि रजौरी पुंछ को हमने जोड़ा है। जम्मू को अलग करने के लिए सियासत नेशनल कॉन्फ्रेंस ने किया कि उसने जम्मू को ऐड पार नहीं रखा। आज भी इनका माइंडसेट वही है। जो हमारे जो दोस्त थे अभी कह रहे थे कि जम्मू को बराबरी का दर्जा नहीं मिला, वो शेख साहब या फारूक साहब की वजह से है। ये देखिए, ये कितना माइंडसेट नेगेटिव माइंडसेट है, क्रिमिनल माइंडसेट है। अगर ये 20-50 साल से भी ये अपना माइंडसेट नहीं कर रहे हैं, हम इसी बात का रोना रोते हैं कि जम्मू को सब कुछ मिलने के बावजूद भी जम्मू वाले कहते हैं कि हमें कुछ नहीं मिला है। जिस तरह अभी हमारे दोस्त जो पीडीपी के थे, वो आज भी कह रहे हैं कि जम्मू को नेग्लेक्ट अगर किया गया वो शेख साहब के दौर में और फारूक साहब के दौर में, तो ये आज तक भी ये वही बातें कर रहे हैं, जो आज वही बात हो रही है जो क्रिमिनल लाइंस पे ये सोचते हैं। क्या जम्मू को अपना हक पिछले 40 साल से नहीं मिला? क्या सबसे ज्यादा डेवलपमेंट जम्मू को नहीं हुई है? लेकिन इनका एक माइंडसेट जो है ना, इसको हम नहीं बदल पाएंगे। शबीर साहब, मैं बीच में रोक करके आपसे सिर्फ ये समझने की कोशिश करूंगा। एक जो आपने कहा कि इतने साल से क्या जम्मू को उनका हक नहीं मिला, मैं सीधे लफ्जों में अगर बीजेपी की जुबानी बोलूं तो वो कहते हैं कि नहीं मिला। जम्मू के एक बड़ा तबका है जम्मू का, वो कहता है कि हमें हमेशा नजरअंदाज किया गया है, और कभी भी चाहे वो मजहबी उमूर के मामलात हों या फिर तरक्याती मामलात हों, सियासी मामलात हों या कोई भी अवामी मामलात हो, हमेशा हमें अलग रखा गया और हमें उतना कुछ नहीं मिला जितना कश्मीर को मिला। कुछ कहना चाहेंगे इस पे आप? नहीं, मैं ये बात आपसे, वही बात मैं उसी को मैं जा रहा हूँ कि जो पीडीपी के जो आप हमारे दोस्त बैठे, ये शेख साहब के जमाने से या फारूक साहब के जमाने से कह रहा है कि जम्मू के साथ इंसाफ नहीं हुआ है। अब हमारे पास ये हम कह रहे हैं, जो कश्मीर के लोग कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि हमें मिला कुछ नहीं, ये सब जम्मू वाले ने ले गए। अगर कोई ऑफिस होंगे, नौकरियां होंगी, ये सब मुझे बताया एक चीज, अगर आप देख रहे हैं आजकल 100 नौकरी में से सिर्फ 20 नौकरियां कश्मीर को मिलती है। 20 पोस्ट आउट ऑफ 100, आउट ऑफ 1000 हमें मिलता है 100 पोस्ट। क्या हमारे नौजवान ये बर्दाश्त करने के लिए तैयार है? क्या हम आज फिर उसी नहज पे आ गए हैं? देखिए, ये क्या होता है, एक सिस्टमेटिक एलिमिनेशन ये करना चाहेंगे। हमारी जो नौकरियां है, अगर 1000 नौकरियां है, उसमें से 100 कश्मीर को मिलेगी और 900 जम्मू रीजन को मिलेगी। ये देखिए, ये कितना सबसे ज्यादा हमारा बदकिस्मती है। IIT भी जम्मू को मिला, एम्स भी जम्मू को मिला, ITI जो बड़े बड़े जम्मू को मिल रहे हैं। उसके बाद जो डेवलपमेंट के जो प्रोग्राम, अगर हम देखेंगे, चूंकि मैं लेजिस्लेचर हूँ, मैं अब कल बजट होने वाला है, आप देखेंगे कि कितना पैसा जम्मू डिवीजन को आता है और कितना पैसा कश्मीर डिवीजन को आता है, और पॉपुलेशन के हिसाब से कितना पैसा आता है। अगर हम वो चीजें देंगे तो फिर देखेंगे कि हमारे साथ कितनी नाइंसाफी, हमने नाइंसाफी की राग नहीं अलापा था कभी। ये जम्मू वाले कहते हैं, जम्मू के जो लोग हैं वो कहते हैं हमसे नाइंसाफी हुई है। तो इस चीज को एलिमिनेट करने के लिए, जिस तरह लद्दाख वालों ने हमसे बराबर हमेशा, उनको 2% नौकरी मिलनी चाहिए थी, वो 10% ले गए एट द कास्ट ऑफ कश्मीर। उनको 100 में से 4 नौकरियां एज पर पॉपुलेशन मिलनी चाहिए थी, उन्हें 50 ली।
वही रोना रोके कि हमें नाइंसाफी हो रही है। इस नाइंसाफी के चक्कर में कश्मीर ने बहुत कुछ खोया है। सब मतलब आज हमारे बच्चे ड्रग्स पे लग गए हैं, आज हमारे बच्चे बेकार पड़े हैं, क्योंकि 100 में से 20 ही नौकरियां कश्मीर में मिलती है, 80 नौकरियां जम्मू वालों को मिलती है। जो कुछ भी देखिए, आप इस चीज पे क्यों नहीं ध्यान देते? आप एक ही चीज पे क्यों ध्यान देते? आप डेवलपमेंट की बात पे नजर अगर हम मारेंगे, आप देखिए ना उनको कितना मिलता है और हमें क्या मिलता है। कल बजट आ रहा है, आप बजट के हिसाब से देखिए उनके पास कितना पैसा है। और सबसे बड़ी बात है नौकरी की बात है। अगर 1000 नौकरियां मिलेगी, हमें क्यों 20% मिलेगी, तो जम्मू वालों को क्यों 80% मिलेगी? क्या ये इंसाफ है? 80% हमें मिलनी चाहिए, 20% उनको मिलनी चाहिए। वादी में हम 100 में से 80 20% ओपन मेरिट में है, वो हमें क्या मिलेगा उसमें से? क्या ये हमारे साथ नाइंसाफी नहीं है? क्या हमारे, मुझे बताइए, 40 बच्चे जो मेरिट पे आ गए एमबीबीएस करने के लिए, मेरिट पे पहली बार हम देख रहे हैं कि मेरिट पे आने के बावजूद जम्मू वालों ने एजिटेशन की। क्यों आ गए मुसलमान? हिंदू क्यों नहीं आए? अभी तक आपने कभी देखा कि मजहब के नाम पे इलेक्शन ये जो कंपटीशन आता है तो फिर ऐसे ही चलेगा? तो उसको भी फिर बंद कैंसिल करना पड़ा। क्या ये सब तक जम्मू वाले और किस तक ये क्रिमिनलाइज जो कर रहे हैं, क्या ये कश्मीर वालों ने कभी किया है? क्या कश्मीर में कभी रिलीजियस के नाम पे कोई, हमारे जो मेडिकल कॉलेजेस है, हमारे जो इंजीनियरिंग कॉलेज है, 30% 20% नॉन मुस्लिम है, जम्मू से आए हैं, जम्मू के बाहर आए हैं। क्या कभी हमने ये एजिटेशन किया है कि हमें क्यों, इनको क्यों यहाँ एडमिशन मिला है? हमने कभी ये बात नहीं की, लेकिन बात ये चली है, जम्मू वालों ने बात की है। वो जम्मू में क्रिमिनल माइंड्स है, उनके पास आरएसएस का बना हुआ रास्ता है। हम उसमें ट्रैप में नहीं आना चाहेंगे। मैं यहाँ पे मैं वापस आऊंगा एडवोकेट आदित्य गुप्ता जी, लेकिन उससे पहले मैं शब्बीर साहब से एक सवाल और करना चाहता हूँ। मैं आपको एक खास तौर पे एक तवज्जो के साथ मैं इस चीज़ को जानना चाहता हूँ। आप कह रहे हैं कि जम्मू को आपने जितनी सारी चीज़ें आपने जम्मू के साथ जोड़ी, आखिर ऐसा क्यों है? क्या जम्मू के लोग आपके नहीं हैं या नहीं रहे हैं? आखिर जम्मू के लोग ही ऐसे माइंड सेट के क्यों हैं? क्या ये एक बड़ा इल्जाम नहीं है? ऐसी बहुत सारी मिसालें तो मैं कश्मीर के साथ जोड़ सकता हूँ। देखिए, हमने अगर आप देखेंगे, देखिए मैं माइंड सेट की बात करूंगा। आप जब 47 में डिवीजन हुआ, पाकिस्तान अलग बना, जम्मू कश्मीर ने हिंदुस्तान के साथ अपना इलाहा किया कि जम्मू कश्मीर को हिंदुस्तान के साथ रहना है। सही बात है, बिल्कुल। और जब 47 में, मुझे बताइए, क्या कश्मीर में उस वक्त कोई हलाकत हुई? किसी नॉन मुस्लिम को यहाँ कभी किसी को नहीं मारा? खुदा ना करे किसी को यहाँ से निकाला? नहीं। जम्मू में 1.5 लाख मुसलमानों को कत्ल किया गया, 1.5 लाख निकाला गया। लेकिन वहां माइंडसेट अलग है। और जो हम कल बात कर रहे हैं कि ये माइंडसेट की बात होती है, ये एक माइंडसेट, एक ऐसा कम्युनल माइंडसेट नहीं होना चाहिए। मुझे बताइए, क्या जम्मू के जो लोग कश्मीर आते हैं, क्या किसी जम्मू के बंदे को, किसी को भी, क्या कश्मीर में किसी ने कुछ, चाहे 90 हो, 92 हो, 2000 हो, 2010, क्या जम्मू का कोई बंदा कश्मीर आया? क्या किसी ने किसी को कोई जोर से बात की? नहीं की। चलिए, मैं अब मैं आता हूं मिसालों पे ही। कल भी हमारा एक डिस्कशन हो रहा था, जिस डिस्कशन में सबसे बड़ा मुद्दा था, क्योंकि 19 जनवरी है, तो उसी दिन हम चाहे एक्सोडस कहें या फिर नकल मकानी कहें या वहां से जम्मू की वादी से कश्मीरी पंडितों के भगाने की बात करें, क्या ये हकीकत नहीं है कि आज भी ऑफिशियली एमएचए रिकॉर्ड के मुताबिक 44,000-45,000 से ज्यादा खानदान जम्मू में जाकर के आपके यहां से बसे हुए हैं? क्या ये सच नहीं है कि दिल्ली में 20,000 से ज्यादा वो लोग जो आपके साथ थे, आपके पड़ोसी थे, आपका पूरा एक परिवार थे, वो वहां से चलेगा और आज तक डरते हैं वहां पहुंचने से? इवन हुकूमत भी कहीं ना कहीं इस चीज में नाकाम रहती है कि वहां पे बसा पाए। तो क्या ये हकीकत नहीं है कि कश्मीर ने भी वही सलूक किया है जम्मू के साथ या दूसरी बिरादरी के साथ, जो जम्मू के ऊपर जो इल्जाम लग रहे हैं? शब्बीर साहब, चलिए, नासिर साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मैं नासिर साहब का इस्तकबाल कर लेता हूं। नासिर साहब जेकेएनसी के स्पोक्स पर्सन हैं और काफी मुखरता से, बेबाकी से बोलते हैं। नासिर साहब, एक बड़ा इल्जाम पीडीपी के ऊपर, या फिर शब्बीर अहमद कुरैशी साहब एमएलए शोपिया के हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ये सभी इस चीज को कह रहे हैं कि आगे हमारे ऊपर नाइंसाफी हुई है। और कुछ शब्दों के हेरफेर से अगर मैं कहूं तो साफ तौर पे ये विभाजन की बात करें। आपको क्यों लग रहा है कि विभाजन बेहतर नहीं होगा? फारूक अब्दुल्ला साहब का स्टेटमेंट या फिर डिप्टी सीएम का स्टेटमेंट, और अगेंस्ट चाहे पीडीपी हो या बीजेपी, आपके तनाजुर में क्या है ये सब? जी, बहुत शुक्रिया आमिर साहब। पहले आप सबको आदाब। आदाब। देखिए, जब
जब भी आप जम्मू कश्मीर की तवारीख की बात करते हैं तो जो बीजेपी है उनकी हमेशा ये सियासत रही है कि वो जम्मू वर्सेस कश्मीर की सियासत करें, इन दोनों जो है भागों को आपस में लड़ाएं ताकि उनका सियासी फायदा हो, क्योंकि उनकी बेस जो है वो प्राइमरीली जम्मू में है। अब जब आप बात करते हैं डिवीजन की, आप मुझे पहले एक बात का जो है जवाब दें। इन्होंने जम्मू कश्मीर जो पहले रियासत थी उससे लद्दाख को अलग किया, इस वादे के साथ कि जो है लद्दाख के साथ नाइंसाफी होती है जम्मू कश्मीर के साथ रहने की वजह से, और जो है हम इसे अलग करके जो है इसकी तामीर और तरक्की करेंगे और जो है बड़े बड़े ख्वाब दिखाए। आज 5 साल बाद आप देखें जो लद्दाख के लोग हैं वो इस वक्त डिमांड कर रहे हैं कि वो इस वक्त कह रहे हैं कि जो हमारी इस वक्त हालत है उससे अच्छे तो हम जम्मू कश्मीर के साथ थे, और वहां पे एक इस वक्त सेंटिमेंट बन रहा है, पॉपुलर सेंटिमेंट बन रहा है कि हमें वापस जो है आप जम्मू कश्मीर के साथ ही मिलाइए। तो वही चीज जब आप जम्मू की तरफ देखते हैं, जब आप पिछले 10 सालों पे नजर डालते हैं तो जम्मू कश्मीर में पिछले 10 सालों में जो है बीजेपी डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो है रूल कर रही थी। पहले तो उनकी कोalition गवर्नमेंट थी, उसके बाद पिछले लेकिन पीडीपी तो कह रही है कि बीजेपी के साथ पहली सफ में आप ही खड़े हैं। तो अगर पीडीपी डिवीजन की बात कर रही है, किसी एक इलाके की पर्टिकुलर तरक्की की बात कर रही है, तो उसमें एनसी को क्यों दर्द है? पहले मेरी बात सुनिए ना आप पूरी। प्लीज, तो जब आप 10 साल आपने इस रियासत पे आपने 10 साल हुकूमत की, पहले कोalition गवर्नमेंट थी, उसके बाद सेंट्रल का रूल था, जो है एलजी चला रहे थे यहाँ पे, जो सेंटर में जो है बीजेपी की गवर्नमेंट थी। अगर वाकई में इन्हें जम्मू के लोगों की दर्द होती तो इन 5 सालों में जम्मू में जो है बहुत तरक्की हुई होती, और जो ये आज इल्जाम लगाते हैं, इन 5 सालों में उन्होंने साबित कर दिया होता कि जम्मू के साथ नाइंसाफी होती थी। हम जो है इन 5 सालों में जो है जम्मू की ज्यादा तरक्की करेंगे। हाल तो ये है कि जो जम्मू में दरबार मुंह की वजह से एक इकोनॉमी चलती थी, इन्होंने तो वो तक बंद कर दी, दरबार मुंह तक बंद करा दिया। तो इनकी जो ये सियासत रही है सिर्फ वोट बैंक पॉलिटिक्स है और रियासत में एक डिवीजन क्रिएट करने की पॉलिटिक्स है, और इनका कोई मतलब नहीं है इससे। अब मुझे जहां ताज्जुब हो रहा है कि बीजेपी से तो मैं ये एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था कि वो जो है सही बात करे, लेकिन सरप्राइजिंगली कश्मीर से काफी जो लोग जो है बीजेपी की जो है बात हाँ में हाँ मिला रहे हैं। यही जो है ये चीज जो हम पिछले 5 साल से कह रहे थे कि यहाँ पे जो बीजेपी की बी टीम्स बनी हुई हैं, जो फिर आप बीजेपी की भूत दिखाने लगे। पता नहीं क्यों आप बीजेपी को और पीडीपी को बीच में आप, ठीक है आप जोड़ सकते हैं, आपको मैं रोक नहीं सकता। मैं इसका जवाब ले लेता हूं पहले। आज वो वही बात कर रहे हैं जो बीजेपी की बात। ठीक है आदित्य गुप्ता जी, काफी देर से मैं आपकी तरफ नहीं आया। सीधा सवाल और सीधा जवाब, कब तक हम लोग बीजेपी का भूत देखते रहेंगे कश्मीर में, और खासतौर पे आपको भी सफ में खड़ा कर दिया? मुझे ना एमएलए साहब की बात मुझे लगी कि वो इशू के ऊपर बात कर रहे हैं, ना मुझे सरप्राइजिंगली लोन साहब की लगी। पॉइंट यहाँ पर है कि हम कह रहे हैं कि डिविजनल ऑफिसर होना चाहिए, डिविजनल कमिश्नर होना चाहिए, डिविजनल स्टेटस होना चाहिए राजौरी पुंछ को और चिनाब वैली को। पहले पुंछ एक कंप्लीट डिस्ट्रिक्ट था जिसमें राजौरी का इलाका भी आता था। नीड रिक्वायर्ड, राजौरी और पुंछ 2 अलग डिस्ट्रिक्ट बन गया, आबादी बढ़ गई। आज आबादी और रीच की वजह से लोगों तक जो सुविधाएं पहुंचनी चाहिए जम्मू कश्मीर की, लेकिन लोगों की तरक्की भी तो होनी। हमेशा तुम पॉलिसी पे यहाँ यही करते रहोगे क्या? हम डेवलपमेंट के लिए तो इट इज रिक्वायर्ड दैट ऑफिस शुड बी देयर हैज टू बी एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर। तो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर ज्यादा एफिशिएंट हो, जो अब आप खुद हिसाब लगाएं। एक आदमी पुंछ के कोने से उठ के डिविजनल कमिश्नर जम्मू के ऑफिस में आता है, अगर किसी को काम हो उसको रेवेन्यू का या उसको एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल चाहिए हो, तो इजियर नहीं होगा कि वही डिविजनल ऑफिस राजौरी या पुंछ के अंदर हो। सिमिलरली चिनाब वैली के इलाके में अगर वो किश्तवाड़ में या डोडा में हो, क्या फर्क पड़ता है अगर एक आदमी ऊपर मड़वा से उठकर उस जगह पे पहुंचता है? ये डिस्टेंसेस इतने हैं, 8-8 10-10 घंटे तो लोगों को पहुंचने में लग रहे हैं। मैं इस चीज में आप कंप्लीट बोलिएगा, मुझे एक चीज जरूर जवाब दीजिएगा अपनी बातों में। यही चीजें आप सपोर्ट करेंगे, ठीक है, लोगों की तरक्की होगी, लोगों का बहुत सारा भला होगा, लेकिन डीलिमिटेशन के टाइम पे आप मुखालिफत कर रहे थे। हालांकि दोनों चीजें अलग अलग है, लेकिन उसके बावजूद कहीं ना कहीं तार एक दूसरे से जुड़ते हैं, तो वो बुरा था, ये सही कैसे हो सकता है? डीलिमिटेशन के टाइम के पार्लियामेंटल सीट जो चेंज की गई है, राजौरी पुंछ का इलाका जो जम्मू डिवीजन के अंदर आता है, जम्मू से अटैच होता है, तो उसको उठाकर आपने अनंतनाग कश्मीर साउथ में, और ऐसी रोड कनेक्टिविटी है दोनों के बीच में, तो 4 महीने बंद रहती है। क्या एक मेंबर पार्लियामेंट आज की अब बर्फ पड़ी है, क्या मुगल रोड क्रॉस कर सकते हैं इस टाइम पे मेंबर पार्लियामेंट?
रजौरी पुंछ से उठ के अनंतनाग जाने के लिए। ही हैज टू कम टू जम्मू एंड देन गो। सिमिलरली वो पार्लियामेंट्री थी, और वैसे भी कश्मीर डिवीजन को मर्ज किया था, उसके साथ वो बीजेपी ने अपना एक फायदा देखा था, बिकॉज उसको लगा था बीजेपी को कि हम यहाँ पर स्पेशल ST2 देंगे, शेड्यूल ट्राइब स्टेटस देंगे पहाड़ियों को, उसके बाद विल गेट अ बेनिफिट। हम साउथ की जो सीट है कश्मीर, साउथ कश्मीर की जो अनंतनाग रजौरी सीट है, हम उसको जीत लेंगे बिकॉज पॉपुलेशन इन रजौरी इज मोर, और वो लोग हम लोगों को वोट करेंगे। वो हुआ नहीं, अटेम्प्ट उनका वो था, उस चीज में वो फेल हो गए। वो एक पूरी वो एक गलत है। डीलिमिटेशन के टाइम पे तो आमिर ये सिचुएशन है, ये कश्मीर से आते हैं, हजरत बल दरगाह जो है वो जडीबल में है और हजरत बल कॉन्स्टिट्यूंसी में नहीं है। जिस कॉन्स्टिट्यूंसी का नाम हजरत बल अपनी दरगाह की वजह से बना, वो दरगाह ही उस कॉन्स्टिट्यूंसी में नहीं है। इस लेवल की तो डीलिमिटेशन हुई थी। ठीक, एक और बड़ा सवाल आदित्य गुप्ता जी, एक और बड़ा सवाल, कहीं ऐसा तो नहीं है कि सियासी हलकों में जो चेमोगोइयां चल रही है, फुसफुसाहट चल रही है कि पीडीपी इस वजह से पीर पंजाल खत्ते की बात कर रही है क्योंकि वहां वोट बैंक उनका अपना है, इसी वजह से वो चाहते हैं कि अपना वोट बटोर लें किसी भी तरीके से? ये ढकोसला साजी है तरक्की और डिवीजन की बात। मैं इसको जो आप कह रहे हैं सवाल को, या जिस किस्म की र्यूमर मॉन्गरिंग हो रही है, मैं इसको ज्यादा इज्जत तो नहीं दूंगा जब मैं इसका जवाब दूंगा, लेकिन मैं फैक्ट से ही आपको कहूंगा कि आप पीडीपी की जब सरकार रही है उसमें रजौरी पुंछ का इलाका और चिनाब वैली का इलाका, इन दोनों में जो तरक्की हुई है उसको कंपेयर कर लें उससे पहले के फारूक साहब और आपके उमर साहब के टेन्योर्स के साथ, कोई इफेक्टिवली कोई चीज की नहीं गई है। आप बोलते हैं, मैंने पहले भी कहा, इवन एमएलए शोपियान को भी यही गलती लग रही है। वो जम्मू को कह रहे हैं कि जम्मू कम्युनल हो गया, जम्मू का माइंडसेट ऐसा। सर आप भूलते हैं कि रजौरी पुंछ, चिनाब वैली, रामबन, कठुआ, बनी बसोली, ये सब जम्मू का हिस्सा है। आप सिर्फ जम्मू शहर को देखते हैं, बिकॉज आपको अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है। अगर अभी आपने मेंशन किया था, इन्होंने कहा नहीं जी जम्मू के लोगों का माइंडसेट खराब है। मैं एमएलए साहब को यह बात बताना चाहता हूं, बिकॉज and it is only for him, not for the Kashmiri population, it is only for MLA कुले साहब, कि अगर आपको लगता है कि जम्मू का माइंडसेट है, सर अपने बैकड्रॉप में देखो, where were you in 1990? क्या आप कुछ कर रहे थे? That is a failure of your own personal। एक MLA कुले साहब को मैं सवाल पूछ रहा हूं, ये उनका फेलियर था what happened in 90। चलिए मैं दोनों से जवाब लूंगा। कुले साहब, so when you stand up and say anything against Jammu, Mr. Kule, you should think twice। ठीक है, मैं नासिर साहब से भी जवाब लूंगा और कुले साहब से भी। एमएलए साहब, क्या यह हकीकत नहीं है कि आज हम जिस बंटवारे की बात करें सिर्फ अपने मफाद में, क्योंकि जब हमारा मफाद नहीं था, हमारा मफाद था तो हमने वही काम किया जो आज हम दूसरों पे कह रहे हैं? देखिए, you will find my learned friend was just telling he's a spokesperson maybe from a PDP. The PDP is the only party who has damaged whole cause of Jammu and Kashmir. He has aligned with the BJP when he fought the election. This party fought the election on the plank that हम BJP को अलग दूर रखना है तो हमें वोट दीजिए, वोट दे के फिर उनके साथ ही मिल गई। We cannot believe such a people। ऐसी पार्टी पे यहाँ बिलीव नहीं होता ना कश्मीर में ना जम्मू में, जो लोगों को धोखा दे और जो एक बार इधर करे एक बार उधर करे। हमारा सही और सच्चा अवस्था यही है। My learned friend from Jammu was telling, इसी ने बताया कि जम्मू के साथ नाइंसाफी हो रही है। इसी ने कहा, क्या ये माइंडसेट जब ये कहेगा कि जम्मू के साथ नाइंसाफी होगी, एंड ही इज रिप्रेजेंटिंग पीपल्स पार्टी, पीपल्स पार्टी, तो अगर इसका माइंडसेट ये है कि जम्मू के साथ नाइंसाफी हुई है पिछले दौर में, तो माइंडसेट क्या ये सही माइंडसेट है? क्या मैं गलत हूं कि इसने वही माइंडसेट दिखाया जो बाकी कम्युनल जम्मू की पॉलिटिकल पार्टियां जो कम्युनल है वो भी यही कहे कि हमारे साथ नाइंसाफी हुए, और अगेन पीडीपी इज आल्सो टेलिंग दैट हमारे साथ नाइंसाफी हुए। कौन सी नाइंसाफी इनको हुई है पिछले 40 साल में? इन्होंने तो ऐश किए हैं, सब कुछ इनको मिला। हमने 30 साल हमने यहाँ, हमारी फेलियर नहीं कि हमने 90s में उनके साथ नहीं, हमारा फेलियर 19 में ये हुआ कि जो हमारे साथ जो हिंदू बरादरी थी वो यहाँ से भाग गई, उनको भगाया गया, उनको यहाँ से लेके जम्मू कहा कि 1 महीने 2 महीने बाद वापस लाएंगे। यानी एमएलए साहब आप पॉलिटिकल लीडरशिप पे सवाल उठा रहे हैं कि उनकी वजह से ये सारी चीजें हुई थी, ये कहना चाह रहे हैं आप? हाँ, ये जो पॉलिटिकल पार्टी नेशनल हो, पीडीपी हो, इन्होंने जम्मू कश्मीर को पूरा डुबो के रख दिया।
इसमें आप बीजेपी भी आ गई। ठीक है, अपनी अपनी यानी ये साफ है, जो चीजें मैं समझ पाया इन तमाम तर चीजों कॉन्टेक्स्ट में, ये चीजें मैं आदित्य गुप्ता जी आपसे भी समझूंगा। नासिर साहब, पहले आपसे समझना चाहता हूं कि क्या ये हकीकत है कि पॉलिटिकल लीडरशिप ने ही जम्मू हो या कश्मीर हो दोनों जगह बर्बादी की है और आज अपने मफाद के लिए ये दोनों विभाजन चाहते हैं अपने अपने हिसाब से? नासिर साहब। देखिए आमिर साहब, मैं पहले जवाब देना चाहूंगा आदित्य की बात का। जी प्लीज। मैंने जो बात कही, देखिए पॉलिटिक्स में टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हमारी तंजीम नेशनल कॉन्फ्रेंस किसी भी रीजनल एस्पिरेशन के खिलाफ नहीं है। अगर किसी रीजन को लगता है कि उसकी जो है नुमाइंदगी के अच्छे तरीके से नहीं हो पा रही है और वहां पे कुछ इजाफा होना चाहिए, जैसे पीर पंचाल का ये कह रहे हैं कि उनको जो है डिवीजन देना चाहिए, इसमें कोई गलत जो है एस्पिरेशन नहीं है या कोई गलत डिमांड नहीं है। लेकिन आप देखिए बीजेपी पीडीपी की टाइमिंग, जब इस वक्त कॉन्वर्सेशन हो रही है और बीजेपी वाले जो प्रोपेगेंडा बना रहे हैं, अलग स्टेट के बारे में बात कर रहे हैं, जिनका साथ जो है उनकी बी टीम्स भी दे रही हैं यहाँ कश्मीर से, उस टाइम पे ये जो है नया बखेड़ा खड़ा करने की क्या जरूरत थी आपको? नासिर भाई, मुझे तो ये चीज समझ में नहीं आ रहा है। चलिए मान लेते हैं मुझे भूख लगती है, आपको भी भूख लगती है, आपने बर्गर खरीदा, मैंने भी बर्गर खरीद लिया या पिज्जा ले लिया, तो क्या सेम टाइम पे चीजें नहीं हो सकती है? इससे हम उनके ऊपर बीजेपी के सफ में कैसे खड़ा कर सकते हैं और डाइवर्जन की बात कैसे जा सकती है, क्योंकि दोनों चीज अलग है। हाँ, आप मेरी बात सुनिए ना, ये क्या आपको लग रहा है ये डिमांड आज की है? 2014 में जब पीडीपी की गवर्नमेंट बनी, जब मुफ्ती साहब चीफ मिनिस्टर बने, महबूबा जी चीफ मिनिस्टर बनी, तब ये डिमांड नहीं थी? तब भी डिमांड थी, इन्होंने क्यों नहीं किया? तब इनको तब करना चाहिए था, तब दे देते ये डिवीजन वहां पे, हम भी देखते कि जो है इनको जो है फिक्र के लोगों की पुंज की राजनीति की। सिर्फ इस वक्त ये बात उठाना जब ऑलरेडी जो है ऐसे अनासिर जो है वो डिवीजन की बात कर रहे हैं और एक माहौल क्रिएट कर रहे हैं जहां पे जम्मू वर्सेस कश्मीर हो या कश्मीर वर्सेस बाकी हो, उस टाइम पे जो है उस टाइम पे आपको जो है होती है, सबको जो है एक साथ जोड़ने की बात करनी होती है, ना कि फर्दर तोड़ने की। जहां तक आप बात कर रहे हैं पॉलिटिकल पॉइंट स्कोर करने की, मैं आपको वाजिया तौर पे बता दूं, जब 90s में यहाँ हमारे पंडित भाइयों और बहनों को यहाँ से भगाया गया, आपको लगता है उस टाइम पे मुसलमानों को नहीं भगाया यहाँ से? मेरी फैमिली को माइग्रेट करना पड़ा, मेरी फैमिली को माइग्रेट करना पड़ा कश्मीर से, मेरी पॉलिटिकल फैमिली थी उनको माइग्रेट करना पड़ा। मेरी फैमिली से 2 मेरे चाचा जो है उनको शहीद किया गया मिलिटेंटों ने, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो जमहूरियत की बात करते थे, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो इस जमहूरी निजाम के साथ चलते थे। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ कश्मीरी पंडितों के साथ नाइंसाफी हुई या सिर्फ उन्हें भगाया गया। हर वो आवाज जो डेमोक्रेसी के लिए थी, जो हिंदुस्तान के साथ खड़े रहने की बात करती थी, उस आवाज को जो है उस वक्त दबाया गया, मारा गया, जो है उन्हें भगाया गया यहाँ से। तो उस कॉन्टेक्स्ट में जब आप बात करें तो आप सिर्फ एक के लॉस की बात क्यों करते हैं? नेशनल कॉन्फ्रेंस वाहिद ऐसी तंजीम है जिनके 10,000 से ज्यादा वर्कर्स को शहीद किया गया मिलिटेंसी में। तो ऐसा नहीं खोया है और हमें बिल्कुल एहसास है इस चीज का, जो हमारी पंडित बरादरी है उनके साथ नाइंसाफी हुई, जो यहाँ मुसलमान बरादरी हमारी उनके साथ नहीं। तो उस चीज का भी जिक्र करिए कि नेशनल कॉन्फ्रेंस पे इल्जाम है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस से अगर 10,000 लोग शहीद किए हैं तो 10,000 को जेल के सलाखों में पीछे भी डाला है, ऐसा भी कहा जाता है। किसको डाला है? किसी को नहीं डाला। जेल में आप देखिए, जेल में अगर कोई गया उस टाइम पे, वो उस टाइम पे जो माहौल था, हालांकि 5 साल तो यहाँ पे गवर्नर राज था, हमारी तो हुकूमत ही नहीं थी। हुकूमत तो यहाँ पे 96 में बनी और ये जो सब कुछ हुआ ये तो नहीं, मैं आदित्य जी आपकी तरफ आऊंगा। नासिर भाई एक चीज बताइए मुझे, नासिर लोन साहब एक बात बताइए, आप पीडीपी के 2014, 15, 16, 17 इसको आप गिन लेते हैं, इतने बरसों से आप हुकूमत करते आ रहे हैं और इतनी सारी चीजें मिसिंग हैं, उसका जिक्र क्यों नहीं करती नेशनल कॉन्फ्रेंस? क्यों? क्या पीडीपी ने आपसे ज्यादा हुकूमत की है वादी के अंदर जम्मू कश्मीर में? नहीं, ऑलमोस्ट बराबर की है। अगर आप पिछले 30 साल में उठा के देख लें, ऑलमोस्ट बराबर की है। यहाँ का जो निजाम है, देखिए 90s में जब हालात खराब हुए, 96 में जब इलेक्शन हुए, हमें जीरो से फिर से स्टार्ट करना पड़ा। यहाँ पे जो पुल थे वो जलाए गए थे, यहाँ पे जो स्कूल है वो जलाए गए थे, यहाँ पे जो ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ था वो सब जलाया गया, बर्बाद किया गया मिलिटेंटों की तरफ से। तो 96 में दोबारा जो है नई शुरुआत करनी पड़ी। उसके बाद से अभी तक तो ऑलमोस्ट सेम टाइम रही है। आदित्य गुप्ता जी 2 बार हुकूमत में रही, हम भी 2 बार हुकूमत में रहे। हमेशा नेशनल कॉन्फ्रेंस ने नई बुनियाद से शुरू की है और हमेशा जो है तरक्की की तरफ जम्मू कश्मीर को लेकर किए गए हैं। बहुत सारी बातें, बहुत सारे इल्जामात, जवाब देना चाहेंगे आप? उमर भी यही तोड़ते फिर कहते इलाज भी हम नहीं किया था। अगर 96 में आपकी नहीं करनी थी तो 87 का फसाद भी तो आप ही का क्रिएटेड था। नहीं लेनी थी सीएम की कुर्सी,
फॉर योर बेनिफिट आपने पूरी की पूरी वैली मिलिटेंसी की तरफ झोंक दी थी। एंड इसमें मैं बार बार बोलने का पॉइंट नहीं है, सबको पता है कि उसका बेनिफिशियरी आप थे और आप ही ने बीज बोया था मिलिटेंसी का। जहां अगर आप एग्री करते हैं मेरे से कि राजौरी पूंछ की एक जेन्युइन डिमांड है और बहुत देर से है, आप अपने मेंबर पार्लियामेंट 2 से पूछ ले। मैं आपके आने से पहले भी, नासिर साहब के आने से पहले भी बोल रहा था कि सजाद किचलू साहब का क्या कहना है कि चिनाब वैली को क्या डिविजनल स्टेटस नहीं डिजर्व करती? क्या मियां अल्ताफ साहब के हिसाब से नहीं होना चाहिए? क्या सुरिंदर चौधरी जो डिप्टी सीएम आते हैं पीर पंजाल से, क्या उनके हिसाब से लोग कंफर्टेबली आ सकते हैं? दो चीजें मिक्स करने की कोशिश की जा रही। जम्मू को अलग किया जाए उसके खिलाफ है हम वेरी स्ट्रांगली, हम लोग बिल्कुल साफ कहते हैं कि जम्मू अलग नहीं हो सकता। इट इज इंटरडिपेंडेंट। मैं देखिए इस चीज में मैं तो टोकना भी नहीं चाह रहा था। मैं आऊंगा एमएलए साहब आपकी तरफ, मुझे 1 मिनट दे दीजिए। एडवोकेट आदित्य गुप्ता जी, ठीक है, सारी बातें आपकी जो आपने कहा उसमें मैं भी आपके साथ हूं और यही है स्टेटमेंट में कोट एंड कोट। सवाल यह है टाइमिंग के हवाले से, एनसी कह रही है कि आखिर ऐसा क्यों है कि जैसे बीजेपी का एक अनाउंसमेंट होता सीधा बैक टू बैक ऊपर से लेकर के नीचे तक सेम अनाउंसमेंट होता है, पीडीपी की भी सेम यही सिचुएशन है। जनाब, ये सारा तमाशा शुरू तो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी और श्री SMVDU यूनिवर्सिटी से हुआ ना। इस दोनों को आग किसने दी है? उमर अब्दुल्ला और सुनील शर्मा ने। 2 ही आदमी हैं, आप देख लें, इसमें कोई ऐसा नहीं है। और टाइमिंग है, और हमें आज के टाइमिंग नेशनल कॉन्फ्रेंस से पूछनी है। आपने 50 साल में ऐसी टाइमिंग खराब की है जम्मू कश्मीर की कि जहां पर जम्मू कश्मीर का नाम आता लोग एक तरह से शक से मुड़ के वापस देखते हैं। ये भी आप ही का बैगेज है। तो आप हमें टाइमिंग के बारे में मत बताएं। ये सारी फसाद जो है जम्मू वर्सेस कश्मीर, ये सारा फसाद आपका शुरू किया गया हुआ है। आप नैरेटिव रन कर रहे हैं सुनील शर्मा का, जो आप बोलते हैं सुनील शर्मा, आप स्टेट का नैरेटिव रन करते हैं, सुनील शर्मा भी वही रन करते हैं। यू डू नॉट टॉक अबाउट 370। आप हर एजेंडा वो चलाना चाहते हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट कहती है। आप मेरे को बता दें कि अगर रियासत इतनी ही बढ़िया चल रही है, इतनी तबाही है, तो मैराथन पे भागने पहुंच जाएगा सीएम। यू डजंट हैव टाइम फॉर अस। तो जिस गवर्नमेंट के पास जिस सेटअप में कोई स्पेस ही नहीं है, कोई टाइम नहीं है, और खुद कहती है कि हमारे पास पावर नहीं है, हम कुछ कर नहीं सकते, बहाने लेके आती, उस सरकार से पूछा जाए। और टाइमिंग की कोई बात नहीं है, इट्स अ जेन्युइन डिमांड है। अगर आप सरकार में हैं, इट इज विद इन योर राइट्स, विद इन योर पावर्स, आप कर देना इसको। व्हाट इज योर प्रॉब्लम? आप सीधे कह रहे हैं नहीं जी नहीं करेंगे, इसकी टाइमिंग खराब है। और टाइमिंग का व्हाट डू यू मीन बाय टाइमिंग? ये तो इससे ज्यादा लेम एक्सक्यूज क्या हो सकता है किसी चीज का? ठीक है लोन साहब, एक बड़ा एक सीरीज कह लीजिए इवेंट का या स्टेटमेंट का, वो चीजें हम लगातार अगर देख रहे हैं तो आखिर हर चीज, अभी डिक्सन प्लान का फारूक साहब ने जो है हवाला दिया था, हर एक चीज को 1950 या पुराने वाकयात से जोड़ करके ही एक चीज आई विल जस्ट ऐड, जहां तक डिक्सन प्लान का फारूक साहब ने कहा, सुबह मैडम ने साफ साफ बोला, इट वाज शेख साहब वाज अरेस्टेड फॉर डिक्सन प्लान एंड इट इज नेवर बीन आवर एजेंडा। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस का एजेंडा था डिक्सन प्लान, और उसी चक्कर में उमर शेख साहब को अरेस्ट किया गया था। हाँ बिल्कुल, ये स्टेटमेंट सामने आया। बिल्कुल नासिर साहब जी देखिए, दो तीन सवाल उठाए आदित्य जी ने जी। पहले तो ये बात करते हैं 87 की। आयरनी देखिए, आयरनी ये है कि अगर ये 87 की बात करते हैं, उस टाइम पे जब इल्हाक हुआ कांग्रेस और एनसी के बीच में, तब मुफ्ती मोहम्मद सईद कहाँ थे? मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब तो चीफ थे प्रदेश कांग्रेस के। उन्होंने क्यों किया अलायंस? लेकिन फारूक अब्दुल्ला नहीं बना था ना। और अगर चोरी हुई उस टाइम पे तो मरकज की इनकी हुकूमत थी, तो इन्होंने चोरी की, इन्होंने वोट की चोरी की, या जो भी ये जो है इल्जाम लगाते हैं। फिर ये बात करते हैं पिछले 50 साल की। पिछले 50 साल आप उठा के देख लीजिए, मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब कहाँ थे? जो है 77 में जो है इलेक्शन हुए, जो है सीएम बने शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब। उससे पहले कौन था कांग्रेस में? मिनिस्टर कौन था कांग्रेस में? मुफ्ती साहब थे। तो पहले ये अपने गिरेबान में झांक के देखिए। और ये बात करते हैं कि पॉलिटिक्स में टाइमिंग कुछ नहीं होता है जी। जब 2019 में 370 हटाया गया, तो क्यों आई पीडीपी और एनसी साथ में? जो दो अपोनेंट्स थे, पॉलिटिकल अपोनेंट्स थे, वो क्यों आए एक साथ? क्योंकि उस टाइम पे, उस वक्त पे जो है वो सही था जम्मू कश्मीर के लिए। तो पॉलिटिक्स में टाइमिंग ही सब कुछ होती है, चाहे ये माने या ना माने। उसके बाद ये बात करते हैं सुनील शर्मा साहब की या बीजेपी की हमारी जो है उनके साथ अंडरस्टैंडिंग है। आप उठा के देख लीजिए, जो है इनकी पूरी पॉलिटिक्स रिवॉल्व करती है पिछले 1 साल में नेशनल कॉन्फ्रेंस के अराउंड। एलजी ने कुछ नहीं किया, बीजेपी कुछ नहीं कर रही है, मरकज कुछ नहीं कर रही है। प्रॉब्लम क्या है इनको? ये जी 370 की बात हम कहा नहीं कर रहे हैं। 370 की बात हम तो हर जगह 370 की बात कर रहे हैं।
हम स्टेटहुड की बात कर रहे हैं, लेकिन ये कन्वीनियंटली सिर्फ अपनी जो है अपनी पॉलिटिक्स को बचाने के लिए ये क्रिटिसाइज करते हैं सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस को, सिर्फ इलेक्टेड गवर्नमेंट को। ये सिर्फ निशाना बनाते हैं इलेक्टेड गवर्नमेंट को, क्योंकि इन्हें लगता है कि इन्हें ब्राउनी पॉइंट्स मिलेंगे और इन्हें लगता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस कमजोर होगी तो ये लोग मजबूत हो जाएंगे। नहीं, यहाँ पे ये भी नहीं है। यहाँ पे ये जो चीज आप कह रहे हैं, मैं पीर पंजाल वाली मिसाल से महबूबा मुफ्ती जी की जी मैं इंस्टीट्यूशन अगर आप वीकन करते हैं एक चीफ मिनिस्टर को, अगर 10 साल ठीक है, पुराने जो पन्ने हैं, देखिए हर एक की नजर में है तारीख के वो पन्ने जिसका जिक्र आप लोगों ने किया। एक बड़ी चीज कि आपका यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस का हमेशा इख्तलाफ उस टाइम पे क्यों होता है, क्योंकि टाइमिंग भी तो सेम है ना। आप भी वही चीज कह रहे हैं, आप दूसरों पे टाइमिंग का आरोप लगा रहे हैं। आपके ऊपर मैं एक सवाल करता हूं कि आप भी ऐसे टाइम पे किसी चीज की मुखालिफत करते हैं जब आपका कहीं ना कहीं वोट पीछे खिसक रहा हो। इस मरतबे में 2024 का पूरा लिस्ट निकाल रहा था, उसमें लगा कि पूरा जो पीर पंजाल का खित्ता है उससे वोट आपको ज्यादा पड़ा था, पीडीपी को कम पड़ा था, अगर प्रीवियस चीजों को देख लिया जाए सामने में। तो अब कहीं आपको ऐसा तो नहीं लग रहा कि इन चीजों की वजह से हमारा जो वोट बैंक है वो खिसक जाएगा इधर उधर? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह नेशनल कॉन्फ्रेंस वाहिद वो पार्टी है जम्मू कश्मीर की जिसका वोट बैंक हर जगह है, चाहे वो कश्मीर हो, चाहे वो जम्मू हो, चाहे वो पीर पंचाल हो, चाहे वो चनाब हो। और कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है जिसके फुटप्रिंट जो है हर एक गांव में है, हर एक हलके में है। तो हमारे अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए कह सकता हूं कि हमारे तंजीम में वो प्रॉब्लम नहीं है, कि हमें वो प्रॉब्लम नहीं है कि हमारा वोट बैंक लिमिटेड हो एक डिस्ट्रिक्ट में या एक रीजन में, इसलिए हम उसके जो है उसके बेसिस पे पॉलिटिक्स करें। हमारी पॉलिटिक्स हमेशा इंक्लूसिव रही है, हमारा मैंडेट हमेशा इंक्लूसिव रहा है। हमें कश्मीर से भी सीटें आती है, चनाब से भी आती है, पीर पंचाल से भी आती है, जम्मू से भी आती है। इसीलिए हम हमेशा इंक्लूसिविटी की बात करते हैं, हम एक हर किसी खित्ते को साथ लेके चलने की बात करते हैं। इनफैक्ट यू विल बी सरप्राइज, लद्दाख को जम्मू कश्मीर से अलग करने के बावजूद इस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस वहां पे मजबूत है। वहां का जो है पार्लियामेंट मेंबर हमारा है, वहां पे लद्दाख में जो हिल काउंसिल है उसमें जो है हमारी अक्सरियत है। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए आप कम से कम ये नहीं कह सकते कि हम किसी एक खित्ते के लिए या किसी एक रीजन के लिए जो है पॉलिटिक्स करते हैं। हम हमेशा इंक्लूसिव पॉलिटिक्स करते हैं और आगे भी करते हुए आएंगे। चलिए, लेकिन आप अपनी पॉलिटिक्स को सिर्फ अपने पॉलिटिकल गेन के लिए ना करें। आप वक्त को देखें, हालात को देखें, और उस पे मुझे लगता है इस वक्त पीडीपी को जो है जोर देना चाहिए इस बात पे कि जो है जम्मू में ये जो अनासिर इस वक्त बात कर रहे हैं अलग जम्मू को अलग करने की, उसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। हम इस वक्त हमें फोकस करना चाहिए उस पे कि ये जो आवाजें उठ रही हैं और जो ये अपनी सियासत के लिए दो रीजन्स को डिवाइड करना चाहते हैं वो ना करें। चलिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने एमएलए शब्बीर अहमद कुलैत साहब से एक सवाल जो खास तौर पे मैं जानना चाहूंगा, काफी देर हो गया मैं एमएलए साहब की तरफ आया नहीं। आखिर ऐसा क्यों है कि जब भी चीजों को देखा जाता है, चाहे वो इलादगी पसंदी हो या फिर बंटवारे वाली सियासत हो, कभी भी जम्मू कश्मीर की जो सियासत रही है वो ऐसी क्यों रही है कि जब भी उनके ऊपर खतरा पड़ता है वो जम्मू को अलग करने की बात करते हैं, कोई ग्रेटर कश्मीर की बात करता है, कोई पनून कश्मीर की बात करता है, तो वो भी आवाज आने लगी। कश्मीरी पंडित भी कल आवाज उठा रहे थे कि भाई हमें जो है हमारा कश्मीर चाहिए और हम अलग से। तो किसको एक अनार 100 बीमार, किसको बांटा जाए जम्मू कश्मीर? जनाब शब्बीर अहमद साहब। देखिए मैं उस पीछे नहीं जाऊंगा, ना मेरी कोई सियासत का वादा है कि ना कोई मेरी पार्टी के साथ कोई किसी भी पार्टी के साथ कोई दिलचस्पी है जी। मैं जो कह रहा हूं आपसे वो मैं फैक्ट की बात कर रहा हूं। मुझे बताइए, मैं आज फिर वही कह रहा हूं कि हमने लोगों से वोट किस चीज के लिए लिया है? मैंने लोगों से 370 के लिए वोट नहीं लिया है, मैंने ऑटोनॉमी के लिए वोट नहीं लिया है, मैंने 35A के लिए वोट नहीं लिया। मैंने वोट लिया है कि लोगों की नौकरी, डेवलपमेंट और इज्जत नफ्स। मुझे बताइए कि हमने जो वोट लिया है, जो हम पार्टियों ने वोट लिया है, नेशनल काउंसिल से वोट लिया, किस लिए लिया? हमने सड़क, पानी, बिजली के लिए वोट नहीं लिया है, ना लोगों को ये जरूरत है। हमें लोगों को सेल्फ रेस्पेक्ट और एतमाद साजी और उनको ये जो अपना हिस्सा है, जो डेवलपमेंट के लिहाज से, जो नौकरी के हिसाब से, मुझे बताइए आज 1 महीना 1 साल से हम रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं। मुझे बताइए हमें तो रिजर्वेशन भी, क्या रिजर्वेशन की बात हम करेंगे? ठीक है, मैं हालांकि इस मैटर पे नहीं आना चाह रहा था, वक्त कम है, लेकिन उसके बावजूद जो चीजें आपने कहा कि आपने इस वजह से वोट किया, क्या ये हकीकत नहीं है कि वो मसले और भी ज्यादा बढ़ गए? बिजली के हो, पानी के हो, अभी हाल फिलहाल में रेलवे प्रोजेक्ट का वाला मसला तो आपके यहाँ हल नहीं हो पाया।
क्या होगा फल? हमारे ऊपर तलवार लटकती रहती है, क्या होगा फल? क्यों? हम चाहते हैं नाम हमारे तो लिए आपका भी ना आ हो। रहा है कि आपने बैकग्राउंड से बगैर आपके पूछे जो रूल रेगुलेशंस हैं उसके हिसाब से तो चीजें अलग नहीं हो सकती। एक एमएलए को सारी चीजें पता होती है क्योंकि उन्हें बताया जाता है नोटरी के जरिए। तो अगर इसमें आप लोग शामिल नहीं हैं और फिर तरक्याती लोगों का ख्वाब भी दिखा रहे हैं और दूसरी तरफ इस तरह के स्टेटमेंट, तो फिर ये डायवर्जन कहां पे है जो आवाम को समझना चाहिए एटलीस्ट? देखिए, हमें रेलवे जरूरत नहीं थी। हमारे बागों को काटा जा रहा है, 50,000 पेड़ काटे जा रहे हैं। हमारी जो 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 हमारा सोशो इकोनॉमिक हमें फ्रजाइल हो रहा है, हमें बर्फ नहीं हो रहा है। हमने जो कान कनी उन्होंने किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमारे। चलिए ठीक है, उसके ऊपर भी किसी दिन हम आराम से आपसे जरूर बात करेंगे। मुझे सिर्फ इतना बताइए, ये जो डायवर्जन प्लान या पॉलिटिक्स चल रही है, इस चीज का फायदा या नुकसान आपकी नजर में क्या होगा? जम्मू को अगर अलग कर दिया जाए, कश्मीर को अलग कर दिया जाए, या पीर पंजाल की जो डिवीजन की बात हो रही है उसमें अगर वो चीजें दी जाए, तो आपकी नजर में क्या ये दोनों चीजें एक है या इस डायवर्जन से आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर के लिए नुकसान या फायदा होगा? देखिए, मुझसे बात कर रहे हैं आप? जी आपसे। देखिए, मैंने वही बात आपसे फिर कही है कि हम भाई हैं। हमने किसी के खिलाफ, दूसरों के खिलाफ कोई बोगस नहीं है। हम ये चाहते हैं कि अगर हमारा हिस्सा, हमें नुकसान में हम हैं, लेकिन तब भी हम चुप रहे कि हमने कहा जम्मू हमारा है, हम जम्मू के साथ है। लेकिन इतना नुकसान होने के बावजूद अगर जम्मू वाले ये कहेंगे हमारे साथ नाइंसाफी हुई है, पीडीपी भी कहता है हमारे साथ नाइंसाफी हुई है, बीजेपी वाले भी हमारे साथ नाइंसाफी, कांग्रेस वाले भी हमारे खिलाफ है कि वो नाइंसाफी हुई है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हुकूमत की, लेकिन उसने अच्छा काम किया, उसने नाइंसाफी नहीं की। लेकिन लोग मुतमईन नहीं है उससे। फिर आज भी कहते हैं, अभी हमारे दोस्त कह रहे थे कि 10,000 लोग हमारे शहीद हुए। मैं भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ रहा हूँ, कुर्बानियां हम दे रहे हैं, लेकिन इसकी रोटियां सीख रहे हैं बीजेपी वाले और पीडीपी वाले, क्योंकि उनका नुकसान नहीं हुआ, नुकसान हमारा हुआ। हमारे बिल्कुल। एडवोकेट आदित्य गुप्ता जी, मेरा भाई आपकी तरफ। मेरा बहनोई है, उसको शहीद किया गया क्योंकि उसने वकालत की है एक मिलिटेंट को, उसको उम्र कैद की सजा मिल गई। एमएलए साहब आप खुल करके मुखर होकर के बोल रहे हैं आदित्य जी, तो क्या करें हम? जी मैं आता हूं एमएलए साहब। आदित्य गुप्ता जी। जी, पॉइंट बड़ा सिंपल सा है। अगर आप कहेंगे ये तो वो हो गया ना कि दैट आप रियलिटी से हट रहे हैं। मुझे समझ ही ना है कूले साहब को, मतलब कि कूले साहब का यही था कि नहीं जी, कभी भी कोई चीज ऊपर अनरेस्ट हुआ ही नहीं है, कभी किसी चीज की कोई जेन्युइन डिमांड हुई नहीं है जम्मू में। अगर ये बात है तो इसमें मैं इनसे क्या लड़ूं, क्योंकि ये तो हिस्ट्री है ना, ये तो आप पढ़ लें या आप खुद ही देख लें कितनी बारी जम्मू में एजिटेशन हुई हैं टू गेट इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट्स। जीएमसी पहले कश्मीर में बनी थी, शेख साहब ने बनाया था, जम्मू में एजिटेशन करके बनना पड़ा। आप बेसिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की मैं बात कर रहा हूँ, क्या कॉलेजेस की लड़ाई, क्या यूनिवर्सिटी की लड़ाई, ये सब लड़ाइयां जो हैं ये ओवर द इयर्स होती रही है। नहीं तो आपको नहीं लग रहा कि ये लड़ाई इतनी बड़े पैमाने पर पहुंच गई है कि आज कुछ भी सब अपने अपने हिसाब से अपना अपना इलाका बना ले रहा है? क्योंकि नो आप वही तो गलत ले रहे हैं ना। देखिए, अगर डिस्ट्रिक्ट बनते हैं 20, तो क्या अलग अलग एरिया डिफाइन हो जाता है? आप एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर ही प्लेस कर रहे हैं ना। डिविजनल स्टेटस अगर आप देंगे तो इट विल बिकम मोर कन्वीनियंट फॉर एवरीवन। इसमें प्रॉब्लम क्या है? मतलब ज्यादा से ज्यादा यही होगा कि वहां पे अब आप यही रहेगा ना कि यहाँ रजौरी पूंछ का आदमी उठ के जम्मू नहीं आएगा, वो रजौरी पूंछ में ही अपना जो ऑफिसर एडमिनिस्ट्रेशन में बैठेगी वहीं से हैंडल कर लेगा। यही बात तो बीजेपी भी कह रही है, यही बात तो बीजेपी भी कह रही है कि अगर जम्मू को अलग कर देंगे तो यहाँ डेवलपमेंट बहुत ज्यादा होंगे, यहाँ के लोगों को मौके ज्यादा मिलेंगे, कश्मीर वाले हमें लूट लेते हैं, हमें मौके नहीं देते। अरे वो कह रहे हैं रियासत अलग बनाओ, हम कह रहे हैं विद इन द स्टेट ही सिर्फ डिवीजन अलग कर दो सो दैट एडमिनिस्ट्रेटिव ईज हो। मैंने आपको बोला इसकी फाउंडेशन क्या है। इसकी फाउंडेशन थी जो गलबात का जो वहां पर हुआ, वहां पर लोग जो नॉन पॉलिटिकल फोरम थे, स्टूडेंट्स थे, लोग व्यापार करने थे, जो कॉलेजेस में हैं, टीचर्स हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, वो कहते हैं कि जनाब बड़ा मुश्किल हो जाता है कि दूर दराज इलाके से एक आदमी उठ के नीचे रजौरी तक पहुंचता है, फिर उसके बाद उसको आगे जाना पड़ता है जम्मू में। चलिए तो इसी पर्पज में तो इसी पर्पस के लिए तो जीएमसी रजौरी भी क्रिएट किया गया, इसी वजह से जीएमसी डोडा भी क्रिएट किया। किस लिए? सो दैट पीपल डोंट हैव टू ट्रेवल दैट मच ऑफ डिस्टेंस। एडमिनिस्ट्रेशन भी तो उसी तरीके से होती है, जब आबादी बढ़ रही है रिक्वायरमेंट ऑफ रीचिंग आउट भी तो बढ़ रही है ना। चलिए नासिर साहब 10 सेकंड में सिर्फ इतना बता दीजिए कि ये डायवर्जन जम्मू कश्मीर को कहां लेके जाएगा, नुकसान की तरफ या बहुत ज्यादा फायदे की तरफ? ये
बहुत बदकिस्मती की बात है। अदिति जी की बातों से मुझे लग रहा है कि ये शायद बीजेपी की जो है बात का सपोर्ट कर रहे हैं। इनका ये कहना कि जम्मू को सिर्फ डेवलपमेंट तब मिली जब इन्होंने एजिटेट किया, इसका मतलब ये बीजेपी की उस बात से जो है इत्तेफाक रखते हैं एज नासिर ये फैक्ट है, पर्सन ऑफ पीडीपी नासिर ये फैक्ट है। जम्मू के साथ नाइंसाफी हुई है, उन्हें अलग स्टेट बनना चाहिए। ये फैक्ट है। देखिए पिछले No, मैं you are wrong. I did not say a different state. 10 साल में ये जम्मू का 10 साल mindset में है। बीजेपी ये mindset पीडीपी इनका है कि ये mindset है। बीजेपी माइंडसेट कुछ नहीं बोले साहब, आपका पता हम आप कहाँ से आते हैं, शोपियान से। पहले मेरी बात सुनिए। उसका माइंडसेट हमको पता है, शोपियान से बोले साहब आप कहाँ से, आप क्या करके नहीं, आते ठीक है, इलाकाई सियासत, इलाकाई माइंडसेट या फिर ये पूरा का पूरा जो रीजन है, इन दोनों का माइंडसेट अपना अलग हो सकता है, आइडियोलॉजी अलग हो सकती है, लेकिन ये चीजें कि हम सियासी तौर पे उसका फायदा उठा करके दोनों चीजों को एक तराजू में तौल दें, शायद ये भी नाइंसाफी होगी। और अलग अलग करके अगर हम दोनों खित्तों को देखते हैं तो दबा नहीं सकते। दूररस नताइज इसके शायद बहुत ज्यादा खराब होंगे। वैसे भी हमारे साथ बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, खासतौर पर जम्मू कश्मीर के लिए, क्योंकि लगातार जो डेटा है, इवन पार्लियामेंट में जो पेश किया गया था, वो भी अगर हम सामने में रखते हैं तो मेरा ख्याल ये नहीं है कि शायद ये चीजें जम्मू कश्मीर को आने वाले दिनों में किसी भी सूरत में फायदा देगा। लेकिन अभी जो सियासत चल रही है जम्मू के अंदर, खासतौर पर चाहे वो किसी भी तरह की हो, ये मजहबी हो या फिर तरक्याती हो, वो सारी चीजें जम्मू कश्मीर के फेवर में नहीं है। और ये अभी जो नया सुर शुरू हुआ है, ये भी आने वाले दिनों में काफी नुकसानदेह होगा। इसके ऊपर हम और भी बातचीत करेंगे, फिर फाइनल कंक्लूजन की तरफ आएंगे। जितनी भी बातें हुई है उसके ऊपर अवाम को फैसला लेना ज्यादा बेहतर होगा। एडवोकेट शब्बीर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। जनाब आदित्य गुप्ता जी, बेहतरीन बातचीत करने के लिए। और नासिर साहब, तमाम तर चीजों को डिफेंड करने के लिए। और ये चीजें कि जम्मू कश्मीर में इस वक्त क्या चल रहा है, अभी इन चीजों पे हम कंटिन्यू रहेंगे और बातचीत करते रहेंगे और इस चीज को आगे बढ़ाते रहेंगे ताकि हम बेहतर तरीके से समझें कि जम्मू कश्मीर के लोगों का पर्सपेक्टिव